हेलो एवरीवन। टॉप 5000 एसएससी जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बड़ी बात है कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। याद रखिएगा, यह आयरिश थी, इंडियन सिटीजन नहीं थी। ये आयरिश थी जो कि इंडिया में मतलब भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट भी कर रही थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता थी। ठीक है, इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1916 में, जिसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी बनाया गया था। तो एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग बनाया था, जिसमें स्वशासन की मांग की गई थी। स्वशासन की मांग की गई थी। ठीक है, आते हैं सवाल पर। तो एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। सेकंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और थर्ड थी नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता जो कि 1933 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। तो 3 महिला अध्यक्ष थी। इस सवाल का आंसर है एनी बेसेंट, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 905 वाज कैरिड आउट अंडर विच वायसराय? 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी। आपको पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक असुविधा का बहाना बनाकर, कहा गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है, तो प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में, एक था पश्चिम बंगाल और दूसरा भाग था पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी शामिल थे। पूर्वी बंगाल जो कि अगर माने तो आज का बांग्लादेश पूर्वी बंगाल का भाग था। ठीक है, तो इसे 2 भागों में बांटा गया था। बाद में 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया था। तो इसे याद रखिएगा, सवाल इस पर पूछे जाते हैं। ए इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्त वेयर एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट इन मार्च 1906? बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त मार्च 1906 में किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एंड डी ऑप्शन है बंगाल शैक्षिक सुधारों के विरोध का आंदोलन। तो सबसे पहले बारिंद्र कुमार घोष कौन थे? तो ये अरविंद घोष के भाई थे। अरविंद घोष के भाई थे। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर एक पत्रिका स्थापित की थी, जिसका नाम था युगांतर पत्रिका। 1906 में
युगांतर पत्रिका की स्थापना की थी, जो कि स्वदेशी आंदोलन की क्रांतिकारी शाखा से जुड़ी हुई थी, क्रांतिकारी शाखा से जुड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल। वीओ चिदम्बरम पिल्लई वाज ए पायनियर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट हु स्टार्टेड विच इंटरप्राइज। वीओ चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी आंदोलन के अग्रणी थे, उन्होंने कौन सा उद्यम शुरू किया था? ऑप्शन है स्वदेशी कॉटन मिल्स, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, स्वदेशी बैंक या स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स। तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो कि तमिलनाडु से संबंधित थे, इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। यह मतलब समुद्री परिवहन यानी एक जहाज कंपनी थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच चलती थी। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि उस समय समुद्री परिवहन पर ब्रिटिश कंपनियों का एकाधिकार होता था। तो इन एकाधिकार के बीच पिल्लई ने अपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोली थी। बाद में पिल्लई पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भी भेजा गया था, भारी जुर्माना भी लगाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वाज राइज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? आसान सा सवाल है। तिलक का नारा था स्वराज, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। डी इसका राइट आंसर है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है? तो यह हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल, व्हाट नेम वाज गिवन टू बाल गंगाधर तिलक बाय द ब्रिटिश रूलर्स। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश शासकों के द्वारा क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। तो अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। इसी पुस्तक में उन्होंने तिलक को यह कहा था। तिलक पर 3 बार राजद्रोह का मुकदमा चला था, 3 बार उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। उन्हें 1908 में 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी और उन्हें मांडले कहाँ है? तो मांडले वर्मा में है, मांडले जेल में रखा गया था, वर्मा में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। विपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किसने उदारवादियों की प्रार्थना की राजनीति की आलोचना की थी? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इन तीनों को लाल बाल पाल त्रिमूर्ति कहा जाता था। यह तीनों कांग्रेस के गर्म दल से, मतलब इनकी जो विचारधारा थी वह एक्सट्रीमिस्ट थी, यह एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लिए जाने जाते थे। तो इन्होंने उदारवादियों की जो प्रार्थना की या जो आलोचना की, प्रार्थना की जो राजनीति थी
उसे ये याचिका, प्रार्थना और विनती की नीति कहकर आलोचना करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द चापिका ब्रदर्स assassinated a British official in response to injustice during the plague in which city? चापिकर बंधुओं ने प्लेग के दौरान अन्याय के विरोध में किस शहर में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? मुंबई, दिल्ली, पुणे या चेन्नई? तो इतिहास में, खास करके मॉडर्न इतिहास में, चापेकर बंधु का काफ़ी नाम, अक्सर इस पर सवाल पूछा जाता है। ये 3 भाई थे जिनका नाम था दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो इन 3 भाइयों ने पूना के प्लेग कमिश्नर थे जिनका नाम था WC रेंड। इसकी हत्या चापेकर बंधु के द्वारा की गई थी। इसे आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। तो राइट आंसर हो गया पुणे, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट रास बिहारी बोस? कौन सा कथन रास बिहारी बोस के बारे में सही नहीं है? पहला है, उन्होंने 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। वे गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। थर्ड है, उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था। और फोर्थ है, वे स्वतंत्र भारत के सेना प्रमुख थे, स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर होगा रास बिहारी बोस। वे स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख नहीं थे। तो डी इसका राइट आंसर होगा। रास बिहारी बोस जो थे, वे 1912 में दिल्ली बम कांड हुआ था। दिल्ली बम कांड, इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गदर आंदोलन में ये शामिल थे, गदर आंदोलन में। ठीक है, इन्होंने 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो बाकी अन्य 3 जो ऑप्शंस है वो सही है। डी इसका राइट आंसर है। वे स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख थे। यह गलत है। स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख कौन थे? तो ये थे KM करियप्पा फील्ड मार्शल थे। ठीक है, सवाल में पूछा है सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। द रिवॉल्यूशनरी बाघा जतीन वाज नोन फॉर इंस्पायरिंग रिवॉल्यूशनरी इन विच इंडियन स्टेट? क्रांतिकारी बाघा जतीन किस भारतीय राज्य में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल या बिहार। तो बाघा जतीन, जो कि इनका उपनाम था, इनका नाम था जतेंद्र नाथ मुखर्जी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी को शॉर्ट में बाघा जतीन कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने अकेले एक बार बाघ से लड़ाई की थी। अकेले बाघ से लड़ाई की थी, इसलिए इनका उपनाम बाघा जतीन पड़ गया था। इनका जो संबंध है वह बंगाल राज्य से था। बंगाल में एक संगठन था युगांतर दल, तो ये युगांतर दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये 1915 में एक ब्रिटिश पुलिस से मुठभेड़ में घायल होकर शहीद हो गए थे। ब्रिटिश पुलिस मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे, जिस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शोक व्यक्त किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण नेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शोक व्यक्त किया था। तो राइट आंसर हो गया सी, बंगाल।
बिनॉय, बादल एंड दिनेश आर रिमेंबर्ड फॉर देयर अटैक ऑन विच बिल्डिंग इन कोलकाता? बिनॉय, बादल और दिनेश, इसे शॉर्ट में बीबीडी कहा जाता है, को कलकत्ता में किस इमारत पर हमले के लिए याद किया जाता था? तो बीबीडी ने 8 दिसंबर 1930 को 8 दिसंबर 1930 को कलकत्ता के रॉयटर्स बिल्डिंग, जो कि उस समय ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय था, रॉयटर्स बिल्डिंग उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर था। तो बीबीडी ने इस पर हमला कर दिया था। इसके पीछे का कारण क्या था? तो उस समय जो इंस्पेक्टर जनरल थे, जो प्रिजनर्स के इंस्पेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था एनएस सिम्पसन, तो एनएस सिम्पसन की हत्या करने के लिए जो कि राजनीतिक कैदियों पर अत्याचार करता था, जो सिम्पसन था वह कैदियों पर अत्याचार करता था। इसी कारण बीबीडी ने राइटर्स बिल्डिंग पर हमला किया था और इसमें सिम्पसन मारा भी गया था। सिम्पसन जो है मारा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। सी इसका राइट आंसर है, रॉयटर्स बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स महात्मा गांधी लेड द चंपारण मूवमेंट? निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी के लिए चंपारण सत्याग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 1917 में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण के बाद, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण से गांधी जी चंपारण गए थे। वहाँ एक 3 कठिया पद्धति चल रही थी, जहाँ की 3/20 यानी प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसका कि किसान विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी ने 3 कट्ठिया व्यवस्था समाप्त किया और उनका यह जो आंदोलन था वह सफल हुआ। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है वह यहीं से मिली थी। और यह उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर हो गया बी, 1917। अगला सवाल है, व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल फॉर ए कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन क्यों शुरू किया? पहला ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में रखा गया था। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वेयर केप्ट इन जेल। सेकंड है, ब्रिटिश प्रेस सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नज़रबंद की अनुमति। थर्ड है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे। और फोर्थ है, सर सिडनी रॉलेट एक ब्रिटिश थे। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। इसके पीछे का कारण क्या था? रॉलेट एक्ट को बिना दलील का कानून कहा गया था, जिसने सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने की शक्ति दे दी थी। तो गांधी जी ने इसी का विरोध किया था। बी इसका राइट आंसर है। बिना मुकदमे की नज़रबंदी की अनुमति जो दी गई थी, प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। जो बुनियादी मानवाधिकार हैं, मानवाधिकार का इसमें उल्लंघन किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ब्रिटिश भारत में जो डायरकी की शुरुआत हुई थी वह 1919 के अधिनियम में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जाना जाता है, 1919 के अधिनियम को। तो इसमें डायरकी के सिस्टम जो है द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को अपनाया गया और प्रांतीय विषयों को दो भाग में बांटा गया।
जो प्रांत के विषय थे उसे दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया रिजर्व, आरक्षित विषय, और दूसरा हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड। जो ट्रांसफर्ड होते थे उसका अधिकार भारतीय मंत्री के पास होता था, भारतीय मंत्री इसका रखते थे, और जो आरक्षित था वह गवर्नर के पास होते थे। तो राइट आंसर हो गया सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग द साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, कथन है जिसमें साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में कंपैरिजन किया गया है। पहला कथन है इसमें, साइमन कमीशन वाज बाइकॉट बाय इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज प्राइमरली ड्यू टू इट्स ऑल इंडियन कंपोजिशन। तो जो साइमन कमीशन था इसे श्वेत आयोग कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे वह अंग्रेज थे, और भारतीय इसका इसीलिए विरोध करते थे क्योंकि यहाँ भारतीयों के बारे में बात करना था, तो अंग्रेज़ों का इसमें कोई मतलब नहीं था। इसलिए जब साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा तो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, गो बैक के नारे लगे थे। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। हिंदी में सवाल पढ़ते हैं, साइमन कमीशन 1923 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीय राजनीतिक दलों ने मुख्यतः इसके पूर्णतः भारतीय संरचना के कारण किया था। यह गलत है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन गलत होगा क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था कि इसमें भारतीय नहीं थे, भारतीय संरचना नहीं था, इसमें सिर्फ अंग्रेज थे। नेहरू रिपोर्ट तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। संवैधानिक रूपरेखा भारतीय खुद तैयार करेंगे, यह नेहरू रिपोर्ट में ही कहा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? इसका मेन कारण क्या था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा गया है, श्वेत कमीशन कहा गया है, व्हाइट कमीशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल, विच फ्रीडम फाइटर वाज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान। किस स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, चूंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से संबंधित थे, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इन्होंने इस क्षेत्र में अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके कारण इन्हें बादशाह खान, सीमांत गांधी जैसी उपाधियां दी गई थी। जो अब खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक संस्था की स्थापना की थी। ईश्वर के सेवक, सवाल इस पर पूछा जाता है, याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान। द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वाज ए डायरेक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट विच ब्रिटिश पॉलिसी। 1930 का नमक सत्याग्रह किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो आपको पता है अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने का एक अधिकार रखा था, मोनोपोली था अंग्रेज के पास। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि नमक जो है वह हर गरीब की बुनियादी ज़रूरत है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को
साबरमती से शुरू होते हुए 24 दिन की यात्रा की थी, 24 डेज की, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। ठीक है, और यहाँ इन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चर सेल ऑफ सॉल्ट, नमक के उत्पादन के बिक्री पर एकाधिकार। तो इसी का 1930 के नमक सत्याग्रह में विरोध किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर है। हु फाउंडेड हरिजन संघ contended that Shastra did not approve untouchability, and if they did, they should be disregarded. हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की और यह कहा कि शास्त्र जो है वह अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का समर्थन नहीं करते, और यदि करते हैं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो यह हरिजन सेवक संघ जो है वह गांधी जी ने 1932 में, महात्मा गांधी ने 1932 में यरवदा जेल में उपवास के बाद अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया था। यह जो संघ है उसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, जो कि हरिजन सेवक संघ के रूप में नाम जाना गया। तो राइट आंसर हो गया महात्मा गांधी यानी डी। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान इन 1942? 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए किस प्रमुख नेता को याद किया जाता है? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजया लक्ष्मी पंडित। काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है। अरुणा आसफ अली इसका राइट आंसर होगा। जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है, इसको याद जरूर रखिएगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी, अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय तक भूमिगत रही थी और क्रांतिकारी गतिविधि को संचालित करके रखी थी। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ अरुणा आसफ अली इन इंडियन हिस्ट्री? कौन सा भारतीय इतिहास में अरुणा आसफ अली की भूमिका वर्णन करता है? तो अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराया था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, कनकलता बरुआ वाज शॉट डेड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया इन विच स्टेट? यह भी बहुत बढ़िया सवाल है। कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किस राज्य में गोली मार दी गई थी? तो ये जो है युवा शहीद के नाम से जानी जाती हैं कनकलता बरुआ। इन्हें युवा शहीद कहा गया है। यह कलकत्ता से संबंधित थी। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, तो यह कलकत्ता से संबंधित थी। मात्र 17-18 वर्ष की आयु में असम के पुलिस स्टेशन पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। असम के पुलिस स्टेशन पर इन्होंने तिरंगा फहराया था, तब अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी थी। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकलता बरुआ वाज शॉट डेड व्हाइल होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया इन विच स्टेट। कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किस राज्य में गोली मार दी गई थी। ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। तो कनकलता बरुआ जो कि असम से संबंधित थी, इन्होंने असम के पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराया था। इसी दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दी थी। इन्हें युवा शहीद के नाम से जाना जाता है, युवा शहीद के नाम से जाना जाता है। उस समय इनकी आयु मात्र 17 से 18 वर्ष की थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, असम। बाजी राउत, ए यंग बॉय फ्रॉम ओडिशा बिकम ए मार्टियर एट व्हाट एज। उड़ीसा के एक बालक बाजी राउत किस आयु में शहीद हुए थे। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। बाजी राउत भी सबसे कम उम्र के शहीद थे, मात्र 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए थे। ब्रिटिश पुलिस को ब्राह्मणी नदी पार करने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी पार करने से मना कर दिया किया था इन्होंने, जिसके कारण उन्हें गोली मार दी गई थी। तो राइट आंसर हो गया सी, 12 वर्ष। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पराक्रम दिवस। निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस को 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। तो ये इसका राइट आंसर है। वंस द टाइम मैगजीन हैड मॉक्ड गांधी जी फिजिकल साइज बट टू whom डिड इट कंपेयर हिज मार्टिरडम लेटर ऑन। टाइम मैगजीन ने एक बार गांधी जी के शारीरिक आकार का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की थी। तो 1930 के दशक में टाइम मैगजीन जो है गांधी जी के शारीरिक पहनावे या उनके कद पर मजाक उड़ाया था। तो यह मैगजीन जो था वह टाइम मैगजीन था। लेकिन जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में, तो 1948 में उनकी तुलना अब्राहम लिंकन से की थी। अब्राहम लिंकन से उनकी तुलना की थी, जिन्होंने मानवता और एकता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, डी इसका राइट आंसर है। पिंगाली वेंकैया is widely credited for his significant contribution to the design of which national symbol। पिंगाली वेंकैया को किस राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तो आपको बता दें कि पिंगाली वेंकैया जो है वह राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने डिज़ाइन किया है। जो प्रारंभिक डिजाइन है वह पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था 1921 में विजयवाड़ा में इन्होंने गांधी जी को अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है उसे महात्मा गांधी को सौंपा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, राष्ट्रीय ध्वज। जो प्रारंभिक राष्ट्रीय ध्वज था वह पिंगाली वेंकैया के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश्ड। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1925, 1930, 1940 या 1951। तो इसका राइट आंसर है 1940। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में की गई थी। तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस का
आज यह वीडियो नंबर 14। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है राहुल सिन्हा।